नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन ज्योग्राफी। दोस्तों, इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस जहां पे हमने बहुत से इंडिविजुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे ही वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम लोग बात करने वाले हैं ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन के बारे में। दोस्तों, ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है और साथ ही साथ इसके सारे फीचर्स को एक बार में समझ पाना ये भी थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं आपके लिए इस लेक्चर में क्या करने की कोशिश करूंगा कि आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मैं इसके सारे मेजर ओशन रिलीफ फीचर्स जो होते हैं उसको समझा दूं। अब मैंने मेजर क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों कुछ ओशन रिलीफ फीचर्स या ओशन कन्फिग्रेशन में कुछ ऐसे माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते। तो हम कुछ पार्ट को स्किप करेंगे और आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ। इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बहुत अच्छे से जान लोगे, क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में जान लोगे। इसके बाद आप कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में जान लोगे। कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन के बारे में, और साथ ही साथ हम ओशनिक डीप के बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ पे कैनियंस और ट्रेंचेस के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, और आखिरी में हम मिड ओशनिक रिजेस को देख के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप ये पिंक लाइन को देख पा रहे हो, ये सी लेवल बता रहा है। क्लियर हो गई बात। और ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो इस सी के ऊपर, ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्टिनेंट दिखा रहा है आपको। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉन्टिनेंट है और ये पानी है, ये सी है। और इसी के साथ साथ इस पूरे लेक्चर को सुनते हुए आप एक चीज जो ध्यान रखोगे, मैं आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि दो तरीके की क्रस्ट होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशनिक। यहां पे आपको दोनों ही तरीके की क्रस्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, ये आपको ओशनिक क्रस्ट मैंने दिखाने की कोशिश की है। वहीं अगर इसके पहले, मतलब कि ये और अगर ये जो मैं आपको रिलीफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां से जब हम यहां तक आ जाएंगे तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी, मगर यहां से ये ओशनिक क्रस्ट चालू हो जाएगी। तो आपको इस लेक्चर को समझते हुए क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हम बेसिकली दो तरीके की क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉन्टिनेंटल और यहां से जो आ रही है वो है एक ओशनिक क्रस्ट। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात तो पता होगी दोस्तों कि जब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट आपस में भिड़ते हैं तो कौन सी क्रस्ट सबडक्ट होती है या नीचे चली जाती है? ओशनिक क्रस्ट। तो ध्यान से देखने की कोशिश करो, जब ये ओशनिक क्रस्ट यहां से नीचे आएगी या भिड़ेगी, किससे? इधर वाली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो सबडक्ट कौन होगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब कि यहां मैग्मा कहां से निकलेगा? यहां से। इसी कारण से जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आप ध्यान से देखना कि यही वो रीजन है जहां पे कैनियंस, ट्रेंचेस हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। और फिर इसी के आगे हमको मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलेंगी, जहां से अगेन हमारा लावा बाहर आता है। ठीक है। तो यहां तक, मतलब यहां और यहां आते आते आपको किसी भी तरीके का कोई लावा बाहर आते हुए नहीं दिखेगा, मगर यहां से वो रिलीफ फीचर जहां से लावा बाहर आना शुरू होगा वो आपको दिखने लग जाएगा। तो अब आप समझ गए कि वो क्यों दिखेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल और ओशन क्रस्ट आपस में भिड़ रहे हैं और ओशनिक क्रस्ट हमेशा सबडक्ट होती है। तो चलिए अब चलते हैं रिलीफ फीचर पे। अब शुरू होता है हमारा सबसे पहला ओशनिक रिलीफ फीचर, जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो पूरा आपको दिखाने की कोशिश की गई है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहां तक। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसकी जो स्लोपिंग होती है वो बहुत जेंटल होती है, या मैं यूं कह दूं कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका जो सीवर्ड एक्सटेंशन है वो बहुत ही जेंटल होता है।
अब ये किसके रिस्पेक्ट में जेंटल है ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी, बट फॉर अ टाइमिंग आप ये मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है इसका जो स्लोपिंग है वो बहुत जेंटल है। अब क्योंकि इसका स्लोप जेंटल है तो यहां पे दोस्तों इसके एक्सटेंडेड मार्जिन्स पे हमें शैलो सीज और गल्फ्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल एरिया ऑफ ओशंस के कितने परसेंटेज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो आपको जवाब देना है 7.5%। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसका स्लोप जो है वो बहुत जेंटल है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है या आपको मेंस में लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि इसका ग्रेडियंट जो है वो कितना है। जैसे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम डेप्थ मतलब नीचे उतरते जाएं तो इसका स्लोप कितना है। जैसे अगर मैं दो चीज़ें ड्रॉ करूं यहाँ पे, एक ये और दूसरा ये, तो इसमें आपको क्या लगता है जो ग्रेडियंट है वो किसका ज़्यादा है? इस सेकंड वाले का, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। बात समझ में आई? क्योंकि सेकंड वाला ज़्यादा स्टीप था, तो यहाँ पे इसका जो ग्रेडियंट होता है वो होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री। इसी के साथ इसकी एवरेज विड्थ जो होती है इट इज़ नियर अबाउट 70 to 80 किलोमीटर। अगर हम डेप्थ की बात करें तो वो 100 फैथम होती है। 100 फैथम वैसे तो लगभग 180 to 185 मीटर होता है, मगर इसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे 200 मीटर्स लिख दिया है। अब ध्यान आपको दोस्तों ये रखना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये जो है इसको शेल्फ ब्रेक बोला जाता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये शेल्फ ब्रेक पे आके खत्म हो जाता है और यहां से एक बहुत स्टीप स्लोप चालू हो जाती है, और यही स्टीप स्लोप को जैसा मैंने बताया हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से पढ़ने वाले। तो ये तो आपने कुछ चीजें देखी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। अब थोड़ी सी हम लोग इस चर्चा करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा मैंने बताया कि जेंटल स्लोपिंग के कारण जब ये सीवर्ड एक्सटेंशन में हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जाती है तो यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ्स हो जाते हैं। तो अगर आपसे दोस्तों कोई पूछता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही क्यों कोरल रीफ्स होते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। हम जानते हैं कि कोरल रीफ्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो सनलाइट बहुत नीचे तक तो सी में पहुंच नहीं पाती, वरना हर जगह कोरल रीफ होता। तो क्योंकि इसका जेंटल स्लोप होता है तो यहाँ पे कोरल रीफ्स ग्रो कर पाते हैं। इन कोरल रीफ्स में हम जानते हैं कि हमारा मेजर फिशिंग ग्राउंड डिपेंड करता है, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशेज रहती हैं, तो फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, और यहीं से हमारा मरीन फूड मेजरली हम लोग हार्नेस करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत मासिव लेवल पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हमको मिलते हैं जो कि बहुत लंबे समय से इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आके सब्ज्यूम हो रहे हैं और फाइनली हमें फॉसिल फ्यूल मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कितना प्रोमिनेंट और कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे इसी कारण से मैंने इकोनॉमिक मिनरल्स लिखा है। और सिर्फ पेट्रोलियम नहीं, यहाँ पे आपको गैस मिलती है और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके बाद हमको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। हम जानते हैं कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मैग्नीज नोड्यूल्स, हमें आयरन और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, फिर ओर्स मिलते हैं मैग्नीज के, आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आएंगे। इसके बाद में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो किसके कारण फॉर्म होती है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। पहला है कि कॉन्टिनेंट का कोई पार्ट सबमर्ज अगर हो जाता है तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन सकती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर सी लेवल राइज हो जाता है रिलेटिवली तो बन सकती है, और अगर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बहुत टाइम तक होते रहते हैं। अभी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स कहाँ से आते हैं, जैसे रिवर्स आती हैं तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, तो इसके कारण भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ डेवलप होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ अभी तक कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस तरीके से दिखता है, और साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एक बार फिर से देख लो, ये यहाँ पे सी लेवल है हमारा, ठीक है, या फिर आसान भाषा में पानी की ऊपरी सतह, और यहाँ से जो हमारा कॉन्टिनेंट नीचे जा रहा है टुवर्ड्स सी, तो ये यहाँ तक का हिस्सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ का जो स्लोप है वो बहुत जेंटल है। कितना है इसका ग्रेडियंट? 1 डिग्री से 3 डिग्री तक। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकेंड टर्मिनोलॉजी पे, डेट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, नाम से समझ में आ रहा है स्लोप होगा और दिख भी रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये धीरे धीरे इसका ग्रेडियंट, जैसे मैंने बताया भी था जेंटल स्लोपिंग है,
मगर देखो इस पॉइंट के बाद में हमारा स्लोप एकदम से नीचे आ गया, दिख रहा है आपको एकदम से नीचे आता हुआ। हाँ, तो इसी कारण से इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। ठीक है, इसको आप फिसल पट्टी जैसा भी देख सकते हो, एकदम से स्टीप स्लोप आ गया। मगर इस कॉन्टिनेंटल स्लोप को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये टर्बिडिटी फ्लो और करंट के बारे में, ये क्या होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है, जहां पे हमारा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होकर कॉन्टिनेंटल स्लोप चालू होता है, तो एकदम से क्या होता है, इसमें एकदम स्टीप स्लोप आ जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि आप पहले धीरे 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 उतर रहे थे और एकदम से आपको ऐसा कुछ नीचे मिल गया, तो आप एकदम से झटके खा जाओगे ना, अरे यार एकदम से क्या हो गया, ये मुझे तो नीचे ऐसा लगा कि कुछ जमीन ही नहीं है मेरा पैर के नीचे। तो बिल्कुल उसी तरह आप ये सोचो कि यहां से सेडिमेंट्स आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ना रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, जिस कारण से कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बनते हैं। तो क्या होता है, ये जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी, तो क्या होता है, ये सेडिमेंट्स भी एकदम से यहां पे आने के बाद में नीचे गिर जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं ना, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि एक टर्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं पानी में। ठीक है, एकदम से सोचो कि पानी में अगर कोई भारी चीज एकदम से नीचे गिर जाए तो टर्बुलेंस आएगा या नहीं आएगा, तो उसके द्वारा जो करंट बनता है उसको हम टर्बुलेंस करंट बोलते हैं। मैं आपको और भी इसके कारण बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि सुनामी के टाइम पे बहुत प्रेशर से पानी आता है, हमने सुनामी में डिस्कस भी किया है। तो जब सुनामी आ जाएगी तो क्या होगा, पानी यहां से टकरा के नीचे जाएगा और सेडिमेंट्स को नीचे अपने साथ लेके जाएगा, तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये सेडिमेंट्स जब नीचे गिरता है तो ऐसा टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए चलता हूं आपको लेके कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, जैसा मैंने बताया इसका ग्रेडियंट 5 डिग्री से भी ज्यादा होगा। 5 डिग्री से भी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्टीप होगा, जैसा मैंने फिसल पट्टी ऐसा बताया था। इसकी डेप्थ कितनी होगी, 200 से 2000 मीटर। देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो डेप्थ थी मैंने बताया वो 200 मीटर है, तो इसकी उससे नीचे ही होगी। तो 200 से ये शुरू होता है और 2000 मीटर तक जाता है। ये कितना एरिया कवर करता है टोटल ओशन का, 8.5%। इसके बाद में ये कनेक्टिविटी देता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसिन्स को। अभी हम ओशन बेसिन्स इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये कनेक्ट करता है ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और नीचे ओशन बेसिन्स को। इसी के साथ दोस्तों जो कॉन्टिनेंट स्लोप की बाउंड्री होती है ना, वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स खत्म हो गए। अब ये एक बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने ही आपको अभी 1 मिनट पहले बताया था कि यहाँ तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाती है, और अब मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहीं तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी, या ऐसा इंडिकेट करेगा कि यहीं पे कॉन्टिनेंट्स खत्म हो रहे हैं। तो ये तो मैं ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देखो इसको हम समझते हैं। इसको बेसिकली ये समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट पूरी तरीके से चालू हो गई, अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम मान लें कि ओशनिक क्रस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 प्लेट आके मर्ज हो रही हैं तो एक इंटरमीडिएट फेज जरूर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो यही जो कॉन्टिनेंटल राइस के नाम से हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो जब हम नीचे आते हैं ऊपर से कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, तो हम ये बोल देते हैं इन जनरल कि कॉन्टिनेंटल राइस तक हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहती है। मगर होता कुछ यूं है कि ये एक्चुअल में मिक्सचर होता है हमारी ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। और इस तरीके से हमने अभी तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टर्बिडिटी फ्लो, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉन्टिनेंटल राइस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। डेप्थ कितनी होती है, 2800 फैथम। स्लोप कैसा है इसका, फिर से जेंटल, ध्यान से समझना। कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो हमारा स्लोप था वो बहुत स्टीप हो गया, वापस से हमारा जो स्लोप है वो जेंटल हो जाएगा। किसमें, कॉन्टिनेंटल राइस में। देखो राइस के नाम से आपको ऐसा लगेगा कि इसका ग्रेडियंट या इसका स्लोप जो है वो ऊपर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका स्लोप बहुत जेंटल हो जाता है, लगभग 1 डिग्री से भी कम। ठीक है। और कॉन्टिनेंटल राइस कैसे आ गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कि आप कॉन्टिनेंटल स्लोप से नीचे उतर रहे हो धीरे धीरे, एकदम से आपको जब ये फील हो कि यार अब मुझे फिसल पट्टी जैसा नहीं लग रहा, अब मैं आसानी से चल पा रहा हूं,
तो बस ये समझ लेना कि जैसी स्टीपनेस जो है डेप्थ के साथ में कम होने लग जाए ग्रेजुअली, कॉन्टिनेंटल राइज आ चुका है। इसी के साथ जो कॉन्टिनेंटल राइज होता है वो वर्चुअली लगभग फ्लैट होता है, ठीक है, और ये एबिसल प्लेन के साथ में मर्ज होता हुआ भी कई जगह दिखता है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। इसके बाद जैसा कि मैं बार बार बता ही चुका हूं आपको कि इसके बाद में हमारा ओशनिक क्रस्ट चालू हो चुका है। तो यहां पे आपको एक चीज अब देखनी है कि ये जो पूरा एरिया है ना, अब ये हम पूरे एरिया की बात करेंगे, ठीक है। इस पूरे एरिया को ओशनिक डीप या डीप सी कहा जाता है। यही वो रीजन है जो सबसे आपको ये नीचे दिख रहा है, जहां पे हमको ट्रेंचेस मिलती हैं, जैसे पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच, ठीक है। ये 6000 मीटर तक होती है। इसका कितना एरिया है? 7% ऑफ ओशन डीप सी का होता है। ये जो हमने अभी ओशनिक डीप या डीप सी की बात करी, इनका ओरिजिन जनरली टेक्टोनिक होता है। टेक्टोनिक ओरिजिन का मतलब होता है या तो ओशनिक प्लेट मर्ज हो रही है या ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट मर्ज हो रही है। और साथ ही साथ अब क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट सबडक्ट हो रही है तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे वॉल्केनो मिलेगा और मिलता भी है, और साथ ही साथ अर्थक्वेक। इसी दोनों चीज़ों को मैं ऑलरेडी बहुत इलेबोरेट मैनर में समझा चुका हूँ जब हमने वॉल्केनोस पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने वॉल्केनिज्म का वीडियो देखा होगा, और साथ ही जब हमने अर्थक्वेक पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ कि आपने अर्थक्वेक का वीडियो भी देखा होगा। तो ये वो रीजन है जहाँ पे कैनियंस, ट्रेंचेस और बहुत सबसे डीपेस्ट पार्ट हमको सी का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो डीप सी है वो खत्म होता है, और वापस से जब हम ऊपर जाते हैं, ध्यान से देखोगे तो हमारा डीप सी प्लेन आता है। अब ये क्या है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो डीप सी प्लेन आपको लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा होगा, और ऐसा ही होता है। डीप सी प्लेन को एबिसल प्लेन भी कहा जाता है। ये लगभग फ्लैट होता है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना दोस्तों, जहां पे हम मूव कर रहे हैं, यहीं पे हमको मिड ओशनिक रीजेस भी देखने को मिलती हैं। मिड ओशनिक रीजेस क्या होती हैं? टेक्टोनिक ओरिजिन से ये बनती हैं। मिड ओशनिक रीजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के माध्यम से मिड ओशनिक रीजेस पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा टच नहीं कर रहा, मगर हाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पे वो फिनोमिनन होता है, और यहीं पे लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड की देखने को मिलती है। और साथ ही ये जो डीप सी प्लेन है, ये लगभग 75% पूरे ओशन का एरिया कवर करता है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि जो ओशन रिलीफ कन्फिग्रेशन है उसका मेजर पार्ट कौन कवर करता है, तो वो तो या तो एबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन के नाम से आप उसको बता सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी चीज़ें देखी मिड ओशनिक रिज को छोड़ के, कि कौन कौन से मेजर रिलीफ फीचर होते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर रिलीफ फीचर होते हैं, जैसे सी माउंट, जैसे गुयोट, जैसे कैनियन, जॉर्ज, वैली, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट में अगर आप बताएंगे तो मैं उसको भी डील कर दूंगा। और एल्स मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार्टिंग में लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था कि क्या क्या चीज़ें आप इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद में क्लियर कर लोगे, वो आपको क्लियर करवा पाया हूँ। आखिरी में एक ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन का मैं एक आपको इमेज दिखा के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारा बीच दिख रहा है, यहाँ पे शोर लाइन, और यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ के बाद में यहाँ देखोगे एकदम स्टीप स्लोप देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंटल राइज जैसा हमने देखा था, ग्रेजुअल डिक्लाइन, और फाइनली बहुत बड़ा एबिसल प्लेन। और फिर यहाँ पे देखो मिड ओशनिक रिज देखने को मिल रहा है, जहाँ से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, जिसको हम फ्यूचर लेक्चर में डील करेंगे। So this is it from my side for this particular lecture and for this particular topic. Hope you like this. Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.